अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास में हम आपका टीचर सैयद वक्त। हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक आर्टिकल 1.3.2 यानी डिज़ाइन साइंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, 9th मैथमेटिक्स फुल बुक। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो, क्योंकि जो नेचुरल सिस्टम्स थे वो नेचुरल साइंस से रिलेट करते थे और जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं वो डिज़ाइन साइंस से रिलेट करते हैं। तो अगर उन लेक्चर्स को देखा हुआ है तो इन्हें समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए ही मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि बेटर है कि आप सीक्वेंस में वीडियोज़ को देखें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक डिज़ाइन साइंस। जैसे हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में बात की थी जहाँ पे हम साइंस सिस्टम्स की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी इसका जिक्र आया था। तो मैंने बताया था कि साइंस को डिज़ाइन किया ही स्पेसिफिकली इसलिए गया है ताकि इसकी दोनों कैटेगरीज को समझा जाए। नेचुरल को इसलिए किया गया था कि कुदरत में जो पहले से मौजूद है उसे समझा जाए, जिसके लिए हम एम्पिरिकल साइकिल यूज़ करते हैं। लेकिन डिज़ाइन साइंस इसलिए बनाई गई जिससे हम इंसान कुछ ऐसी फील्ड्स को बनाएं जिससे ह्यूमंस के लिए डिफरेंट किस्म की मशीनरी, डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स बनाए जाए, जिससे ह्यूमन को फैसिलिटेट किया जाए, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। 3 इयर्स वाली बात मशीन है सर, कि उससे इंसान का काम आसान हो जाता है। तो फोकस्ड ऑन डिज़ाइनिंग आर्टिफैक्ट्स। अब ये आर्टिफैक्ट्स क्या है? वो सारे टूल्स, वो सारे तरीके जिनसे सिस्टम बनते हैं। अगर मैं किसी पर्सन को कहूं कि ये लकड़ी का गट्ठा पड़ा है, बहुत बड़ा लकड़ी का पीस है, तुम क्या करो, इससे मुझे एक चेयर बना दो। तो वो कहेगा सर मुझे आरी चाहिए, मुझे हथौड़ी, कील वगैरह चाहिए। तो वो सारी की चीज़ें क्या कहलाएंगी? आर्टिफैक्ट्स। सर मुझे एक पेज पे डिज़ाइन कर दें, चेयर कैसी बनानी है, क्या कहलाएगा? आर्टिफैक्ट्स। सर कितना टाइम लगेगा, मुझे मौसम कैसा मिलेगा, बारिश तो नहीं हो रही, मुझे एक जगह मिलेगी जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, आर्टिफैक्ट्स। तो वो सारी चीज़ें जो ह्यूमंस को हेल्प करती हैं किसी सिस्टम को क्रिएट करने में, वो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग प्लान्स, इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन, इंक्लूडिंग ह्यूमन मैन पावर, कितने लोग चाहिए, ये सारी चीज़ें, प्लानिंग, एवरीथिंग, टूल्स मिला के वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? आर्टिफैक्ट्स। ठीक है। तो डिज़ाइन साइंस फोकस करती है डिज़ाइन करने में क्या? आर्टिफैक्ट्स के कितने लोग आएंगे, कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, कितनी देर में कौन सा काम होगा, ये चीज़ें आर्टिफैक्ट्स कहलाती हैं। ओके। इट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव। जैसे हमारा डिस्क्रिप्टिव था, नेचर क्या है? डिस्क्रिप्टिव। उसे वजाहत की ज़रूरत है, डिटेल चाहिए, और उसको समझना और समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको पहले समझना पड़ेगा समझाने से पहले। बट प्रिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब हुआ? साइंस प्रिस्क्रिप्टिव है, इसमें हर चीज़ पहले से मौजूद होगी, प्लान पहले से तैयार होगा, एक्सप्लेनेशन इतनी डिटेल से नहीं करनी पड़ेगी, पेपर पे मिल जाएगी आपको। अगर मैं एक पेपर पे बता दूं एक पहेली का आंसर तो आप बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। अगर उसी पहेली को मैं किसी को मुश्किल करके आसान लफ्ज़ों में या मुश्किल लफ्ज़ों में बताऊं तो वो नहीं समझ पाएगा। या किसी पर्सन को ऐसे बस वर्बली कह दूं मकान ऐसा होगा, यहाँ पे भी ये होगा, यहाँ पे ये, तो उसे सही से समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर पेज पे नक्शा दे दूं प्रिस्क्रिप्टिव, तो वो कहेगा अच्छा ऐसे बनाना है, मैं समझ गया हूँ। सो दैट थिंग इज़ एक्चुअली प्रिस्क्रिप्टिव। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात याद आ रही है कि प्रिस्क्रिप्टिव को आप ना इस तरह भी समझ लें, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि मुझे प्रोसिक्यूशन, डॉक्टर ने लिख के दिया ये मेडिसिन दे दो। वो प्रोसिक्यूशन भी प्रिस्क्रिप्टिव की तरफ इशारा कर रहा है कि प्रोसिक्यूशन में बताया होता है ये मेडिसिन चाहिए, इसका कम्बिनेशन तुम खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। प्रिस्क्रिप्टिव में भी बताया होता है कि इस तरीके से काम करना है, बहुत प्रिस्क्रिप्टिव। यहाँ प्रिस्क्रिप्टिव के काम कैसे किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन के मेडिसिन कौन सी दी जाएगी। थोड़ा सा समझ आ रहा होगा आई थिंक, बस नॉलेज की बात है तो सोचा बता दो। साइंटिस्ट फॉलो रेगुलेटिव सिस्टम। वहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे थे? नेचुरल साइंस में कौन सा यूज़ कर रहे थे? एम्पिरिकल साइकिल। यहाँ पे रेगुलेटिव साइकिल। अब ये रेगुलेटिव साइकिल क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे दोनों की। रेगुलेटिव साइकिल भी कुछ हद तक मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इंसानों ने काम करना है, कुदरत को थोड़ी समझने बैठना है, यहाँ प्रॉब्लम्स को पहले समझना है। तो मैं प्रॉब्लम्स इन्वेस्टिगेशन को लफ्ज़ को यूज़ करने की बजाय आपको कहूँगा कि इसके साथ ही लिखा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। प्रॉब्लम है क्या? मैं एक एग्जाम्पल अक्सर दिया करता हूँ, आपको भी शेयर कर ही देता हूँ। देखिए, अगर आपको ये पता चले कि आपके कपड़े इस्त्री करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने आयरनिंग करनी है, तो आप कपड़े पकड़ेंगे गुच्छा मुच्छा हुए, उनको सीधा करेंगे, सेट वेट करेंगे, उसके बाद वेट करने की कोशिश करेंगे, बत्तर लगाएंगे, फिर इस्त्री एक जगह पे प्रॉपर सेट करेंगे, फिर इस्त्री करेंगे। तो कभी गौर करिएगा, आप हर 1-2 सेकंड के बाद कपड़ा सेट करके फिर आयरन करते हैं, फिर सेट करके फिर आयरन करते हैं, तो उस सेटिंग में बहुत टाइम गुजर जाता है। तो अगर फोकस किया जाए तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम नहीं लग रहा है, उसकी सेटिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसे ही हम कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ किसी मैकेनिक के पास लेकर जाएं तो उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रॉब्लम ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा।
समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो डायग्नोसिस करता है, चेक करता है, उसको चेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। उसे एक दफ़ा मर्ज़ पता चल गई तो वो तो फ़ौरन से बता देगा इसका इलाज ये है। तो चेक क्या कर रहा है? चेक ही करना मेन चीज़ होती है कि आपको प्रॉब्लम पता चल जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो ये है कि प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ, मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगी। मैं यूनिवर्सिटी में ना एक दफ़ा मैथ्स पढ़ा रहा था, तो मैंने ना वहाँ लेक्चर्स होते हैं थोड़े लंबे लंबे, 3-3 घंटे के लेक्चर, 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं, और क्वेश्चंस भी माशाल्लाह इतने ही लंबे होते हैं। तो कोई 1 आवर 30 मिनट के लेक्चर की तकरीबन बात होगी। हमने क्वेश्चन लिखा और 2 वाइट बोर्ड थे, इससे डबल ट्रिपल लेंथ के, तो मैंने वो पूरा भर दिया। ठीक है, ये रियल इंसिडेंट है, मेरे साथ हुआ हुआ है। इससे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात पकड़ में आएगी कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया, अब एंड पे ना आंसर गलत आ गया। हो जाता है, मैथमेटिक्स है, इंसान है, खता के पुतले हैं, बट इट्स ओके। पर आया कैसे? तकलीफ भी तो होती है थोड़ी सी, इतनी मेहनत ज़ाया हो गई। तो मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा, 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कि इंजीनियरिंग लेवल के हैं, ठीक है। तो मैंने उनको कहा यार देखो कहाँ गलती आ रही है। अब हमने स्टार्ट टू एंड, हेड टू टो सारा क्वेश्चन डिटेल से फिर देखा, आराम से देखा, सर कहीं गलती नहीं आ रही, आंसर गलत क्यों आ रहा है? इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ठीक है, इसीलिए किस्सा सुना रहा हूँ। मैंने इरेज किया, मैंने कहा चलो दोबारा करते हैं, तुम सब भी करो मैं भी करता हूँ। लाइक स्टूडेंट कर लेते हैं, मैं भी करना शुरू हुआ। अब मज़े की बात क्या है, हमारा टाइम ओवर हो चुका था, अगला लेक्चर था टीचर का, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके टाइम लिया कि हम ये काम आज कर लें, ज़रूरी है, इनके एग्जाम्स आ रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर फिर गलत। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग अगेन कि ये चक्कर क्या है, हो क्या रहा है। आप में से कईयों को समझ आ गई होगी कि प्रॉब्लम कहाँ थी। खैर जब आंसर आया तो जिसने, मुझे एक अजीब सी आदत है कि जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ना तो अक्सर क्या करता हूँ कि मैं बस बोर्ड का मार्कर पकड़ता हूँ और स्टूडेंट कहता हूँ यार जल्दी से क्वेश्चन लिखवाना, तो वो मुझे क्वेश्चन लिखवा देता है, मैं लिख लेता हूँ। फिर मैं कहता हूँ चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं, खेलते खेलते, और हम सॉल्व करने लग जाते हैं। मैंने बुक नहीं देखी, तो उन भाई साहब ने, हमजा नाम था, मुझे आज तक याद है, चश्मे वाले, तो मैंने कहा हमजा भाई साहब ज़रा खड़ा होइएगा। वो खड़े हुए, मैंने कहा ज़रा क्वेश्चन चेक करना, तो पता चला कि क्वेश्चन ही गलत लिखवाया हुआ है। अब बात समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने प्रॉब्लम गलत ढूंढ ली है तो उसका सोल्यूशन कभी नहीं होने वाला। अगर मैंने आपको कहा कि आपने यहाँ से राइट होना है और आप लेफ्ट मुड़ गए हैं, मैंने आपको गाइड गलत कर दिया, तो मंजिल कभी नहीं आने वाली। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज द बेसिक एंड मेन पार्ट ऑफ एवरी सोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना कि प्रॉब्लम है कहाँ, मुजरिम है कौन, सजा तो हम दे देंगे, पता तो लगे मर्डर किया किसने है, या जब हम केसेस देखते हैं या। तो इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन मेरे ख्याल से ऐसे होगा, वही हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट, उसे डिज़ाइन कह लें कि हम उसका डिज़ाइन ही करते हैं सोल्यूशन कि मेरे ख्याल से इसको ऐसे करना चाहिए। दैट इज प्रोसेस इज नोन एज डिज़ाइन। जब वो डिज़ाइन तैयार हो जाता है तो हम उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं कि करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हैं ना, मिल रहा है उससे कि सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका एक सोल्यूशन निकाला, उसको डिज़ाइन किया, यानी लिखा, उसे लिख लिया या डिज़ाइन बना के दे दिया कि इसको ऐसे करोगे हो जाएगा। उस डिज़ाइन को फिर करके देखा, बाकायदा एक्सपेरिमेंट टाइम करके देखते हैं, वर्क कर, इंप्लीमेंटेशन उसी को कहते हैं। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है करना। जब करके देखा तो उससे जो रिजल्ट निकला दैट इज अवर सोल्यूशन इवैल्यूएशन, कि बताओ कि सोल्यूशन कितना दुरुस्त था, सोल्यूशन जो निकला वो कितना सही था, डिज़ाइन किस हद तक सही था, उसकी हम इवैल्यूएशन करेंगे, यानी उसे मार्क्स देंगे। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मार्क्स देना। तुमने कहा था ये प्रॉब्लम इतनी सॉल्व हो जाएगी, ये इतनी नहीं इतनी सॉल्व हुई, फ़र्क पड़ा लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ा। अक्सर होता है ना, डॉक्टर साहब को हम जाके कहते हैं जी डॉक्टर साहब बेहतर है पहले से लेकिन ठीक नहीं हुआ, दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। हम सोल्यूशन की इवैल्यूएशन कर रहे हैं, क्या 50% ठीक है 50% ठीक नहीं है, 80% ठीक है 80% ठीक है, डॉक्टर साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी वही हाल है, 0% इवैल्यूएशन रिजल्ट। तो ऐसा भी होता है। तो अब उस इवैल्यूएशन के बाद हम क्या करेंगे, फिर से कहीं हमने गलत प्रॉब्लम तो नहीं आइडेंटिफाई कर ली, हमने इलाज कर दिया उसके मैदे का, प्रॉब्लम उसके जिगर में थी। समझ रहे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है। तो ये प्रोसेस फिर से चल पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेगुलेटिव साइकिल, एंड आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। साइंटिस्ट ने ये साइकिल क्यों बनाया, ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और जो पहले से सॉल्व हैं उनको फिर से दोबारा इस साइकिल में डाला जाए, ताकि और सोल्यूशन निकाले जाएं और इंप्रूवमेंट आए सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन एफिशिएंट होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए और आसानी से होने चाहिए, ये भी ज़रूरी होता है। अब इनकी बुक में एग्जाम्पल जो दी गई है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेचुरल साइंस की एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी गई है बुक के अंदर। इकोसिस्टम ऑफ अ फॉरेस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप फॉरेस्ट का इकोसिस्टम देखें, इकोसिस्टम होता है आपस में जानवरों का, परिंदों का, नदियों का, झरनों का, दरख्तों का, उस पूरी हवा का, उस माहौल का, आपस का मेल जोल का सिस्टम, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। वाओ, मतलब इंसान के लिए इससे शॉकिंग चीज़ क्या ही होगी। जब जंगल को आप देखो तो आप, हम तो कभी रियल में जा नहीं पाते, लेकिन जो लोग जाते हैं या वीडियोज़ या मूवीज़ में या पिक्चर्स में देखने को मिलता है,
इट्स रियली एन अमेजिंग थिंग कि यार ये चल क्या रहा है, ये क्या कमाल चीज़ है जंगल जो है। तो उसका इकोसिस्टम एक नेचुरल साइंस के लिए बहुत बड़ी एक पहेली है या गुफा है जिसकी एंडिंग शायद ही कभी हो। इससे इतना कुछ, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी बूटियाँ, ऐसे मिनरल्स मिल सकते हैं जिससे इंसानों की कई बीमारियों का इलाज हो सकता है। ऐसे जानवर वहाँ से मिल जाते हैं जो ह्यूमंस के लिए भी काफ़ी हद तक ज़रूरी हैं। जैसे कभी ना कभी जैसे एग मिला, हैन से ही मिला ना, जानवरों से ही मिलता है हमें, तो वो भी हमारे ह्यूमंस के इकोसिस्टम का हिस्सा हो गया एग, क्योंकि हैंस एक आम माहौल में रहती है, वो पेट है। लेकिन जंगल के जानवर, उनका आपस में एक सिस्टम है पूरा का पूरा जो अल्लाह ताला चला रहे हैं, अल्लाह की रहमत और उनकी कुदरत है। ह्यूमन तो इनकी हैसियत कहाँ हम इंसानों की, क्या हम उसे चला सकें, समझना तो अभी समझने में ही लगे हैं, चलाना तो नामुमकिन है। डिज़ाइन साइंस क्या है? तो हमने क्या किया, हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसी फॉरेस्ट को, डाटा को मैनेज करने के लिए कि हम दरख्त कब काट सकते हैं जब बारिशें रुकी हों, किन महीनों में बारिशें रुकी रहती हैं, किन महीनों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, हम किन महीनों में जाके दरख्त की कटाई किया करें, किन महीनों में जाके ये वाले जानवर को पकड़ा करें ताकि वो हमारे लिए इतने ख़तरनाक ना हो जाए। अगर उसके करीब सिटीज़ बने, जैसे लॉस एंजलिस सिटी में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ये वेदर का ही प्रॉब्लम चल रहा है। शॉर्ट में बात पता क्या है कि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो कुदरत है, कुदरत के सिस्टम्स हैं, तभी ह्यूमन सिस्टम बना पा रहे हैं। कुदरत के सिस्टम अगर ना हो, जड़ ही ना हो, तो पेड़ कहाँ उगेगा। तो साइंस जो है ना, डाटा साइंस या डिज़ाइन साइंस कह लें इसको, ये है दरख्त पे लगने वाले फल और ख़ुद पूरे का पूरा तना दरख्त, उसकी जड़ें, उसकी तने, ये सारी की सारी चीज़ें हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस बहुत बड़ी है जिसके हम छोटे से फल हैं और उसी की हेल्प से हम छोटी मोटी चीज़ें बना रहे हैं। अगर अल्लाह ने वो सिस्टम ना बनाए होते तो हम कुछ भी ना कर पा रहे होते। तो हम इंसान क्रिएट कुछ नहीं करते, डेवलप करते हैं। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।